नमस्कार, कृषि दर्शन के लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं आपका फ़ोन इन कार्यक्रम है जहां आप हमसे सीधे सीधे दूरभाष पर बात भी कर सकते हैं और आज के विषय संबंधित कोई भी जानकारी हमारे एक्सपर्ट द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। हमसे सीधा जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे दूरभाष नंबर है 28000177 और 28000178। यदि आप शिमला से बाहर से कॉल करेंगे तो शिमला का STD कोड यानी 0177 लगाना ना भूलें। टेलीफोन नंबर से एक बार फिर नोट कर लें 28000177 और 28000178। हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो हमने फ़ोन इन के लिए विषय चुना है वो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान के हितों में उनके संपन्नता के लिए विभिन्न आयाम। जी हाँ, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर देशराज ठाकुर। आप कृषि निदेशालय शिमला में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर ठाकुर, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर ठाकुर, सबसे पहले तो जैसे आज हम बात करेंगे आपका जो विभाग है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें, कृषि विभाग की बात करें, प्रदेश के किसानों की संपन्नता के लिए जैसे मुख्य हमारा आज का ये चर्चा का हमने जो टॉपिक जो ये विषय रहेगा। लेकिन प्रेजेंट स्टेटस की अगर हम बात करें, क्योंकि गत वर्षों में ये देखने को मिला है जैसे हिमाचल प्रदेश की जहाँ तक बात है, सभी जानते हैं कि जैसे बागवानी की ओर रुझान ज़्यादा रहता है और कमर्शियल क्रॉप की अगर बात करें तो बागवानी पेइंग भी एक तरह से लगती है, लेकिन कृषि भी जो है उसके साथ भी लोगों का काफ़ी जो पहले के मुकाबले में गत वर्षों में देखने को आया कि रुझान थोड़ा सा कम हुआ है। हो सकता है कि फसलें जो हैं थोड़ी परंपरा रूटीन की जो हम उगा रहे थे, गेहूँ है या चावल है या मक्की है, थोड़ी कमर्शियल एंगल अगर देखा जाए तो इसमें नेचुरली, क्योंकि अब बागवानी जो है वहाँ पर लोग कमर्शियल एंगल की बात करते हैं और लाभ भी वहाँ से प्राप्त होता है। तो अगर हम कृषि विभाग की बात करें, कृषि के जो नए आयाम प्रदेश सरकार द्वारा आपके विभाग के माध्यम से चलाए गए हैं उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा रुझान पीछे कृषि से कम हुआ था उसके बहुत सारे कारण रहे हैं और वो कारण वाजिब कारण रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण तो ये रहा है कि जो हमारे जंगली जानवरों का जो आतंक था कृषि में, एक बहुत बड़ा कारण है कि हाँ फसल लगाने के बाद जो है उनका इतना नुकसान कर देते थे कि हाँ किसान जो है वो ये महसूस लगा था करने कि मेरे को कृषि जो है ना करने के बराबर ही हो गया है। तो एक तो वो कारण था। दूसरा ये कारण भी रहा है कि जो हम लोग जब तक पशु हमारे घर में है, दूध दे रहा है या प्रोडक्टिव वर्क जो है वो हम पशु से ले रहे हैं, तब तक तो उसको हमने घर में रखा हुआ है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि जैसे ही उसने दूध देना बंद किया तो गाय को उठा करके सड़क में डाल देते हैं। सभी लोगों का इस तरह का जो पशुओं के प्रति व्यवहार था उसने भी हमारी कृषि को जो है वो बुरी तरह से प्रभावित किया, क्योंकि रात के टाइम में कुछ ना कुछ तो उनको जो है हरा चाहिए। तो जहाँ भी हरियाली हुआ करती थी खेतों में वहीं जा करके जो है उजाड़ के लिए जो है हमारे घुमंतु और छोड़े हुए पशु जो थे वो नुकसान करते थे। तो ये दो बहुत बड़े कारण रहे हैं कि जिससे हमारे किसान जो है आहत हुए हैं और उन्होंने कृषि को जो है वो छोड़ने का मन बना लिया था। जी अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर हम अपने दर्शकों को अपडेट देते चले, डॉक्टर ठाकुर जैसे आप भी जानते हैं, अगर जैसे पशुपालन विभाग की यहाँ पर बात करते हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग का भी जो है गठन प्रदेश में हो चुका और सभी जानते हैं कि उसके माध्यम से जो भी बेसहारा पशु हैं उनको आश्रय जो हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। और इसके साथ साथ एक और योजना मैं आपके बारे में बता दूं, आप सभी जानते होंगे कि जितने भी पशु हैं उन सब की टैगिंग हो रही है, उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया गया है और ये लगभग सभी पशु जो है हिमाचल में अगर हम बात करें तो सभी को टैग लग चुका है और उनको जो है उनकी जो पहचान सुनिश्चित हो सकती है। अगर कोई अभी छोड़ता है तो आप उसको अगर टैग उसका सही सलामत है, अगर किसी ने उसके साथ छेड़खानी नहीं की है या उसको जला दिया है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ देखने में आता है कि कई बार तो कान तक वो लोग निकाल देते हैं टैग के चक्कर में। तो इतना जो ये जो एक तरह से जो निर्दयी व्यवहार है जो बहुत गलत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि जब तक तो आपको वो दूध दे रही है तब तक वो आपके लिए वो आपने उसको रखा, आश्रय दिया, पर जैसे ही वो दूध नहीं देती, आपकी किसी काम की नहीं रहती, तो आप उसको एकदम छोड़ देते हैं। दूध के साथ साथ ये नहीं कि आपके अगर हिमाचल की बात करें कि एक तरह से न्यूट्रिशन का स्रोत वो आपके लिए है, लेकिन इनकम का जनरेशन का भी है और जो इनकम आपको यहाँ से प्राप्त होती है आप उसको अपनी कृषि में लगा सकते हैं, उसको आप अपने हॉर्टिकल्चर में लगा सकते हैं। तो ये बहुत आपने सही बात करी कि कुछ वर्षों में जो है ये बेसहारा पशु की जो है
समस्या तो देखने को मिली है। और इसके साथ साथ एक और डॉक्टर ठाकुर आपके साथ में ये साझा करना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ये कॉल भी है कि उन्होंने एक कैंपेन मोड पे चलाया कि 2022 तक हमने पूरे प्रदेश को बेसहारा पशुओं से सड़कों पे खासतौर पर जो है उसे मुक्त करना है। और बहुत सारी कैटल सेंचुरीज की बात करें, बड़े गौसदनों की बात करें, आज की अगर हम बात करें, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, उन्होंने सुन्नी में एक बड़ा गौसदन जो है उसका जो है शिलान्यास, उसका उद्घाटन रादर किया है। और वहाँ पर भी आज जो है कम से कम 450 के करीब पशु जो हैं वो वहाँ पर स्थानांतरित किए हैं, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहाँ बर्फ़ अधिक है, जैसे आपके नारकंडा का क्षेत्र है, मतियाना का क्षेत्र है, किंगल और ये जो रामपुर वाली जो बेल्ट है वहाँ से उठाएँ। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी कि जो बेसहारा पशु, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें समस्या आई है। इसके साथ जंगली जानवर की बात करें, जैसे सूअर है या बंदर हैं, उनका भी तो आतंक जो है कृषि पर पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए जो है एक तो सबसे बड़ी बात जो आपने कही है कि जो हमारे सड़कों पर पशु थे और घरों में जो पशु हैं उनकी जो टैगिंग हुई है, उससे कम से कम एक संदेश किसानों के बीच में गया है कि अब ये हमारी संपत्ति है, पशु हमारी संपत्ति है। अगर का प्रोविजन है उसमें, अगर हम लोग जो है इनको जो है सड़कों पर छोड़ेंगे तो हम जो है वो कहीं ना कहीं जो है सजा के हकदार हो जाएंगे। और अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पहले पशुओं की संख्या हमें जो है वो सड़कों पर या खेतों में देखने को मिलती थी, आज की डेट में हम लोग ये कह सकते हैं कि उसमें बहुत कमी जो है वो देखने को मिल रही है। एक बहुत अच्छा संकेत जो है हमारे सामने आ रहा है। दूसरा एक बात और भी है कि कृषि जो है वो कभी भी बिना पशुधन के नहीं हो सकती, ये पक्का है। क्योंकि जब से कृषि आई है तब से हमारा पशुधन जो है हमारे साथ साथ चला हुआ है। अब अगर हम पशुधन को नकारते हैं तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि हम कृषि को नकार रहे हैं। पशु जो है हमारे को दूध देता है, दूध के साथ साथ जो गोबर और गौमूत्र हमारे को जो मिलता है वो हमारे खेतों के लिए जो है पोषक तत्व के रूप में काम करता है। जी बिल्कुल। तो अगर आज हम ये महसूस करते हैं कि हमारे पास जो है वो रासायनिक खादें जो है हमारा जो है सारा जो है वो सहारा बनेगी, तो ये जो है गलत फहमी है हम लोगों की। अगर लगातार हम इन रसायनों का उपयोग खेतों में करते रहेंगे, वो दिन दूर नहीं कि ये खेत जो है ये बंजर भूमि में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके लिए हमारे पशुधन का सहारा, पशुधन का गौमूत्र, पशुधन का गोबर, उसे बनाई गई खाद, वो जब तक हमारे खेतों में नहीं जाएगी तो हम लोग जो है अच्छी कृषि की जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी पशुधन की जो है हमारी कृषि के साथ जो जुड़ाव है उसका एक मिसाल है। दूसरा एक चीज़ और है कि जब हम आवारा जो जंगली जानवर हैं उनकी अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना जो है वो शुरू की गई है। उसमें क्या है, उसमें 4 तरह की जो है वो बाड़बंदी है। एक तो सबसे पहले जो है हमने जो है वो सौर ऊर्जा चालित बाड़बंदी की। उसमें क्या था कि बहुत ही कम करंट लगता था और वो करंट जो है किसी को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, परंतु एक डर पैदा करने के लिए जो है जो भी जानवर उसके साथ टच करेगा उसको ये आभास होगा कि इसमें जो है करंट है और ये करंट मेरे को नुकसान कर सकता है, तो वो जो है वहां से हटेगा। तो उससे क्या हुआ है कि जो हमारा नुकसान जो है कई बार जो है 60 से लेकर के जो है 100% तक जो है खेतों में हो जाता था इन जानवरों की वजह से, वो जो है वो कम से कम उसमें हम लोग जो है 40% तक जो है वो इजाफा कर चुके हैं कि उसको हमने चेक कर लिया इस योजना को चलाने से। अच्छा, इसमें फिर कुछ किसानों की ये आई कि जी इसमें जो है जो निचला क्षेत्र जो है जो हमारा 3 फुट का जो एरिया है बाड़बंदी का, उसमें से छोटे जो जैसे खरगोश है या सायल है, इस तरह के जो जानवर है, जंगली जानवर जो हैं वो बीच में से अंदर जा करके जो है फसल को नुकसान कर रहे थे। तो उसमें जो है एक जो है कंपोजिट फेंसिंग जो है जिसमें नीचे जो है वो आपकी इंटरलिंक चेन से बना हुआ जाड़ा वो निचले क्षेत्र में निचले हिस्से में वो दिया और ऊपर जो है जैसे बंदर ऊपर चढ़ करके अंदर जाने का प्रयास करता है या कोई दूसरा जानवर जो है नील गाय या कोई और बड़ा पशु है, अगर वो उसमें एंटर करने का खेत में एंटर करने का प्रयास करता है तो उसके लिए ऊपर जो है वो सोलर करंट का जो है वो भी प्रावधान है। उसमें 3 से लेकर के 5 तारें जो है ऊपर जो है वो सौर ऊर्जा चालित तारों का भी है। तो उससे क्या हुआ कि हमारे जो छोटे से छोटा जानवर जो था वो भी उसमें खेत में एंटर नहीं कर पाता है और उससे जो है एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो नुकसान
हम लोग जो हैं अभी तक जो है सभी किसान जो है इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पाए, क्योंकि हमारा जो है बजटरी प्रोविजन जो है हर साल का जो है बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जितना हमारे को चाहिए तो एक टाइम में हम सभी किसानों को जो है इस योजना के अंतर्गत नहीं ला सकते, परंतु जितना बजट हमारे को मिल रहा है उससे काफ़ी किसानों को राहत जो है वो मिल रही है। और हमारा जो उन क्षेत्रों में जहां बाढ़बंदी हुई है उसमें जो है वो हमारा 40% जो है वो अनाज जो है वो बचा है, जो नुकसान से खत्म हो जाता था। अच्छा, ये तो डॉक्टर ठाकुर हमने बात की, अगर हमारे पास फसल है तो उसको हमने बचाना कैसे। लेकिन अगर फसल भी हमने अच्छी तैयार करनी तो उसके लिए हमें एक उत्तम बीज की बहुत आवश्यकता है। हाँ, तो उसके बारे में कोई आपकी योजना चल रही है? हाँ, कृषि विभाग जो है वो उन्नत खेती की तरफ अग्रसर है, किसानों को जो है उस तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा है। उसमें जो है एक गुणवत्ता भरा बीज जो हमारी जो है वो बेसिक यूनिट रहती है एग्रीकल्चर में। अगर आपके पास गुणवत्ता वाला बीज नहीं है तो आप जो है उससे अच्छी पैदावार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एक तो उसमें कृषि विभाग जो है वो हर फसल का 50% अनुदान पर गुणवत्ता वाला बीज जो है वो किसानों को उपलब्ध करवा रहा है। किसानों के पास जो है वो गुणवत्ता वाला बीज होना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ उसको जो है उसके पोषण के लिए जो पोषक तत्वों की भी जरूरत रहती है, तो उसमें भी कृषि विभाग जो है वो पोषक तत्वों की उपलब्धता जो है किसानों को जो है हिमफेड के माध्यम से और इफको के माध्यम से, अच्छा न्यूट्रिएंट्स की जो बात न्यूट्रिएंट्स की बात हम करें तो उसकी उपलब्धता भी जो है हम लोग जो है वो किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से जो है उनके घर द्वार तक जो है पहुंचा रहे हैं। और उसमें किसानों के लिए जो है वो अनुदान का भी भाग जो है उसमें भी कृषि विभाग जो है वो दे रहा है। उसके बाद बात आती है कि अगर मेरे पास अच्छा बीज है, अच्छे पोषक तत्व हैं, अगर मेरे पास जो है वो सिंचाई की सुविधा या जल की सुविधा जो है खेतों में नहीं है, तो मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि मैंने जितनी मेहनत की हुई है उसके बदले में मेरे को जो है उस मेहनत का मेहनताना जो है वो आ जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर ठाकुर, तो सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मैक्सिमम सिंचाई में वृद्धि हुई है अब, लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो पूरी जो खेती हिमाचल प्रदेश की है वो 12 नहीं रहती है, मतलब रेनफेड बारिश के उस पर डिपेंड करती है। तो इसमें भी अगर सिंचाई की आप बात करें तो लगभग आज की हम बात करें 10 साल पूर्व की बात करें तो कितना क्षेत्र आप कह सकते हैं कि एक मोटा मोटा आइडिया अगर आप देना चाहें कि इतना अब हम सिंचाई के अंडर ले आए हैं? हाँ, अभी तक जो है कृषि विभाग, और इसमें मैं आपको बताऊं कि हमारे जो है 3 विभाग जो हैं वो बड़े सक्रियता से जो है वो सिंचाई सुविधा प्रदान करने में लगे हुए हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो जल शक्ति विभाग है, अच्छा, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें जो हैं वो जैसे कि डीप ट्यूबवेल है, अच्छा, जो आपके खड्ड और नाले 12मासी हैं उनमें पानी उपलब्ध है और अच्छी मात्रा में है, तो उसको जो है खेतों तक पहुंचाने का कार्य वो कर रहे हैं जी। और अब तो एक बात और भी आ गई है, क्योंकि जैसे बदलते परिवेश में जो हमारा जो है ये जलवायु परिवर्तन का जो है आज पूरे संसार में इसका जो है वो असर देखने को मिल रहा है, तो उस असर के सामने जो है हमें जो है एक एक बूंद जी उसका महत्व जो है उसको समझना है, और उस महत्व को समझते हुए उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो है वो कृषि में या किसी दूसरे उसमें जो है लाभ लेने के लिए जो है हमें अग्रसर होना जरूरी है। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि जो पुरानी टाइम के हमारे जो जितने भी सिंचाई के साधन थे वो प्रभावित हुए हैं इस जलवायु परिवर्तन की वजह से। 12मासी स्रोत जो थे वो कहीं ना कहीं जा करके अप्रैल मई जून उसमें जो है कई बार तो पूरे ड्राई मिलते हैं हमारे को, तो जो उस वक्त की हमारी ज़रूरत होती है उसको हम पूरा करने में सक्षम आज की डेट में नहीं है। उसके लिए जो आज की डेट में हमारे पास जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम से एक भारत सरकार की जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो है वो सभी राज्यों के लिए जो है वो दी गई है, और उसमें हमारे हिमाचल के लिए भी बहुत अच्छी स्कीम जो है वो दी गई है। उसके तहत क्या होता है कि जो हमारा बारिश का पानी है जी, और इसमें मैं एक चीज़ और किसानों के समक्ष लाना चाहूँगा कि जो बरसात का पानी है, पहले क्या रहता था कि हमारे पास बरसात जो है वो धीरे धीरे होती थी और उसका रिसाव जो है वो धरती के अंदर जाता था, और उससे हमारे 12मासी स्रोत जो थे वो रिचार्ज होकर के हमारे को 12मासी जो है पानी देते थे। जी जी। अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं, जो हमारे को जो है वो 90 दिन से लेकर के 120 दिन का जो पूरे साल का जो है हमारा
दिन बारिश बड़े होते थे, अब वो कम होकर के 30 से 40 दिनों में आ गया जी। ये भी अभी हमारे जो है अनुभव ये कहते हैं कि बारिश में इतना पानी कम नहीं पड़ रहा है, परंतु उसकी इंटेंसिटी जो है, दिन जो है वो कम हुए हैं। दिन कम हुए हैं तो उतना पानी अगर बरसेगा तो कम टाइम में बरसेगा, तो मैक्सिमम जो है, जैसे आपका बादल फटने की घटनाएं जो है आपके सामने आती हैं। बादल फटना कोई वो नहीं है कि बादल फट गया, बादल इतना ज्यादा बरसा एक ही जगह में कि वहां से पानी का भरान इतना हुआ कि नीचे को जो है सारी चीजों को बहा करके ले गया। तो इस तरह की जो जिसको कहते हैं हम कि मोमेंट्री, क्षणिक जो हमारी बहुत ज्यादा बारिश होती है, उसको हम कैसे रोकें, उसको हम इकट्ठा कैसे करें, इसमें जो है हमारी बहुत सारी स्कीमें जो है बरसात के पानी को जो है ठहराने के लिए चेक डैम का, मृदा बांध का और पक्के बांध का, जहां कहीं भी हम लोग जो ज्यादा से ज्यादा पानी को इकट्ठा करने के स्थान है वहां पर उसको चेक डैमिंग कर देते हैं। जितना पानी ऊपर से आता है उसको जो हम वहां ठहरा देते हैं। एक तो वहां की जितने एरिया के ऊपर वो पानी ठहरता है उससे एक तो जो है रिचार्ज जो है वो होगा, जो नॉर्मल जो वाटर सोर्सेज आपके इसमें डॉक्टर साहब ये भी तो है, जैसे ज़्यादा जैसे बारिश में और जैसे हमारी आमतौर पर जो खेती हम देखते हैं कि वो टेरेस फार्मिंग टाइप होती है, जैसे खेत होते हैं, तो पानी जल्दी किसी एक जगह पे अगर बहेगा तो मिट्टी भी अपने साथ उलझ जाता है, जो आपकी अच्छी जो मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी जो है वो भी बह जाती है। तो चेक डैम से तो ये दोनों प्रकार से आप इसमें लाभ ले सकते हैं। एक चीज़ और भी है, मैं अपने किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि जैसे आपने बहुत ही अच्छा जो सुझाव जो है वो सबके सामने रखा है कि हमारी टेरेस छोटे छोटे खेत हैं और उनका जो ढलान है वो ज्यादा होती है, ठीक है। अब उस ढलान में अगर इस तरह का बादल फटता हुआ पानी जो है वो अगर आता है तो ऊपर वाली जो 2-3 इंच जो बढ़िया मिट्टी है हमारी उसको साथ ही लेकर के चला जाता है। और आज की डेट में अगर हमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो जो हमारा प्रकृति ने जो हमारे को जो है मिट्टी धरती माँ के माध्यम से जो दिया हुआ है उसका क्षरण जो है वो सबसे ज्यादा जो है नुकसानदेह है जी। उसको कैसे रोका जा सकता है, मैं किसान भाइयों से एक अनुरोध करूंगा कि जब कभी भी आप जो है हल चलाएं तो उसका जो स्लोप है वो जो ऊपर वाली डोड़ है, ऊपर का हिस्सा जो है उसकी तरफ रखें। अगर बाई चांस मेरा खेत इस तरह का है तो मैं इसको इस ढलान में ना रख करके इस ढलान में रखूं ताकि यहां जो पानी पड़ा है वो पीछे वापस आए और यहां मेरी दूसरे खेत की डोड़ है, अच्छा मेड़ है, तो उसके साथ टकराएगा और उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी वहां जी। तो उससे क्या होगा, या तो वो मिट्टी के नीचे चला जाएगा या वो धीरे धीरे बह करके किसी और कोने से जो बाहर निकलेगा, परंतु हमारी मिट्टी को साथ लेकर के नहीं जाएगा। जो मिट्टी ऊपर से आएगी, छोटे छोटे खेतों में इस मिट्टी को बचाने का हमारे पास एक ही तरीका है कि अगर बैल से खेती कर रहे हैं तो जब भी आप सुहागा लगाएं तो सुहागे में जो है आप खेत के ऊपरले हिस्से की तरफ जो है पांव दबा करके जो है सुहागा लगाएं, अच्छा। ताकि उससे जो है थोड़ा दबाव जो है वो ढलान जो है अंदर को बन जाएगी। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि जब जितना आपका कोने से लेकर के दूसरे कोने तक जो है पानी का बहाव रहेगा उतना ही उसका जो है नीचे भूमि में जल का स्तर जो है वो बढ़ेगा। अच्छा, वो आगे को नहीं बहेगा, लगभग वो पीछे आएगा। और अगर मिट्टी आई भी है तो आपके खेत में ही वो मिट्टी जो है वो रोक सकते हैं। हाँ। तो ये तो डॉक्टर ठाकुर, जैसे हमने बीज की बात की, आपने फसलों की हम बात कर रहे थे, बाढ़ की आपने बात की, सिंचाई की बात की, नई नई योजनाएं जो प्रदेश सरकार द्वारा कृषि को और बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, किसानों के हित में जो उनका संपन्न बनाने के लिए योजनाएं चल रही हैं। और अगर हम बात करें, जैसे हमने पहले भी करी थी फसल की बात, अगर तो ये तो डॉक्टर ठाकुर आप भी मानेंगे कि रूटीन की अगर हम फसलें लगाते रहें, हो सकता है उतना कम्पिटिटिव हमारी हिमाचल प्रदेश की कृषि ना हो। अगर हम कंपेयर करें अपने हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे अलग सिस्टम है, चौड़े खेत हैं, बड़े खेत हैं, काफ़ी मैकेनाइजेशन भी बहुत है। लेकिन अगर, और ख़ास तौर पर अगर जैसे हम बात करें, जैसे गत 2 वर्ष में हमने देखा कि ये जो कोविड जैसे जब से चला है, लॉकडाउन वगैरह लगे, तो मैक्सिमम जो लोग बाहर रोज़ी रोटी के लिए जाते थे, नौकरी करने के लिए जाते थे, काफ़ी लोग जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं और पूरे स्टेट की, अगर हम पूरे कंट्री की बात करें, तो वापस अपने घरों में आए हैं। और कुछ ने अच्छी खेती को दोबारा शुरू किया है, लेकिन एक कमर्शियल एंगल से, और फसल जो है वो भी उन्होंने बदली है। रूटीन के बजाय कोई गेहूँ लगा रहा है, कोई दलहन के फसलें लगा रहा है, मक्की लगा रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लगाई हैं, जैसे कोई मसाले की खेती कर रहा है, कोई केसर की खेती कर रहा है। और इस तरह से अगर हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी कोई आपकी योजना है कि जिसमें एक
रूटीन की जो आपकी एक क्रॉप होती है उसको बदल कर हमने ऐसी क्रॉप को बढ़ावा दें जो कमर्शियल, जो एक तरह से बात करें एंगल पे, वो एक कंपटीशन दे और अच्छा लाभ हमारे जो किसान भाई उनको प्राप्त हो। इसके बारे में थोड़ा बताएं। डॉक्टर साहब, मैं इसके ऊपर जो है अभी जो है पिछले साल से हमारी एक नई योजना जो है जी, जिसमें हम हींग और केसर को जो है अच्छा, हिमाचल प्रदेश में जो है वो उगाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बाकी बहुत ज़्यादा इससे कितना लाभ होगा, क्योंकि केसर को आप जानते हैं कि केसर जो है सोने से भी ज़्यादा महंगा है जी। हींग जो है वो जो है कम से कम उसका हमारे पास जो है वो भारतवर्ष में आयात जो है वो 1200 करोड़ रुपए का आयात हींग का है। अच्छा, अगर हमारे पास जो है, जैसे हमारे ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के, जिसमें आप किन्नौर से चलेंगे जी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा का और मंडी के जो एरियाज हैं, ऊंचे क्षेत्र जो हैं, उनमें इसको जो है हम लोग जो है वो ट्रायल बेसिस पर प्रोजेक्ट के मोड में जो है लेकर के आए हैं। और इसमें जो है पिछले साल जो है वो 3 करोड़ का प्रावधान रखा था। अच्छा, और अभी जो है उसको जो है CSIR पालमपुर के माध्यम से IHBT जो उनका हिमालयन के जो भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर जो है कार्य कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर के हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग ने जो है MOU साइन किया है। वो लोग जो है वो इसका बीज बल्ब जो रहता है केसर का, अच्छा, उसको उपलब्ध करवा रहे हैं। और जो हींग के पौधे थे वो जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने ईरान से जो इंपोर्ट किए। अच्छा, और उनको जो है वो पहले टेस्टिंग के लिए जो है रखा गया, क्वारंटाइन सारे जितने भी पैरामीटर्स थे उनको चेक किया गया। जब ये पाया गया कि इनमें ना तो कोई बीमारी है, ना ही ये किसी उसके लिए इंसेक्ट पेस्ट के लिए जो है वो ससेप्टिबल है, तब जा करके वो पौधे जो हैं उनको ला करके हिमाचल के किसानों को लाहौल स्पीति में, आपके चंबा के भाग में, कांगड़ा का जो बड़ा बंगाल है उस एरिया में, और किन्नौर के हिस्से में, और मंडी के कुछ पार्ट्स जो हाई अल्टीट्यूड में आते हैं उनमें जो है इसके पौधों का वितरण किया गया है। अच्छा, हींग के केस में मैं आपको ये कहूँ कि हमारी जो आमदन जो है वो 5 साल के बाद स्टार्ट होगी। अच्छा, परंतु जो आपका केसर का है, केसर का अभी एक उदाहरण हमारे सामने आया है कि अक्टूबर में जो है उन्होंने उसको प्लांटिंग किया था, उसको लगाया था, और अभी जनवरी में उन्होंने जो है उसके ऊपर जो है फूल देखें। तो आपने डॉक्टर साहब को बिल्कुल सही आपने कहा कि खासतौर पर अगर हम नई क्रॉप की तरफ जाएं तो ये लाभदायक भी है और लोग इसकी ओर उनका रुझान बढ़ा भी है। तो डॉक्टर ठाकुर, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में और ख़ासतौर पर कृषि विभाग द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा जो नई आयाम हिमाचल प्रदेश के कृषकों के हित में उनको संपन्न बनाने के आरंभ किए हैं, आपने उनके बारे में जानकारी दी। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। आप देखते रहिए दूरदर्शन। दीजिए डॉक्टर राजीव मेहता को इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।